जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और मौलिक कर्तव्य को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सब कुछ जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में और एग्जाम से यहाँ से 1 नंबर का पूछा जाता है। तो हमारी जो थ्योरी होगी, शुरुआत के 20 मिनट में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट के 20 मिनट में हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। कुल मिलाकर के 35 से 40 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं मौलिक कर्तव्य। ये ऐप का टाइम टेबल है जो अभी इल्म बैच 3 चल रहा है ना। अभी इल्म बैच 3 सबसे लेटेस्ट बैच, बिहार बीएड की इल्म बैच 3, जिसकी फ़ी जो है ना वो आपका 499 है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है। 10 अप्रैल से पहले ले लेंगे तो ये आपको 399 में आएगा। ये जो 399 वाली बैच है ना, ये आपको इसका टाइम टेबल है जो यूट्यूब पर डेली 4 घंटे की क्लास यहाँ पर चल रही है। स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट वही है कि इंडिया कूपन कोड लगाना है आपको बैच परचेज करते वक्त। सभी बैचेस की फ़ी में 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है 10 अप्रैल के रात के 11:59 तक, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग बिहार बीएड की इल्म बैच 3 की, है ना, इसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं। टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लास है, लाइव जो भी होगी वो रिकॉर्डेड भी रहेगी। टेस्ट सीरीज इसके अंदर में शामिल है, नोट्स शामिल है, पिछले 7-8 वर्षों का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, है ना। और वैलिडिटी 30 नवंबर 2025 तक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 499 की फ़ी है और ये 399 में आपको आएगा। सारे अनुभवी शिक्षक हैं, अलग अलग शिक्षक के माध्यम से आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। आ जाएगा अंजलि मिश्रा आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बात करें मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार जो है ये हमारा संविधान के पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार। आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में हमारा मौलिक अधिकार है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। चलो, ये आपका है मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य ये तो मौलिक अधिकार हो गए। इसके अलावा आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी एक होता है, डीपीएसपी, जो पार्ट 4 के अंदर में होता है। डीपीएसपी बोलते हैं उसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसी को हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसको डिटेल में कभी बताऊंगा। देखो, जब संविधान हमारा बन रहा था तो सभी चीज़ें उस समय लागू करना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसी चीज़ों का एक लिस्ट बना करके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फ्यूचर में लागू करवाना चाह रहे थे देश के अंदर में, है ना, वो अच्छी चेंजेस जो लाना चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर उनको डाल दिया कि जब राज्य जो है अपने यहाँ कानून बनाएगा तो राज्य खुद इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगा। ऐसे लिस्ट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्यों के लिए नीति निर्देशक, जब भी नीति बनेगा तो उसमें निर्देशक होगा। ये निर्देश के तौर पर दिया गया कि भैया एज सुन एज पॉसिबल, जब सही वक्त लगे आप इसको लागू कर दो। ऐसे ही लिस्ट को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के पार्ट 4 के अंदर में है, संविधान के पार्ट 4 के अंदर में है। पार्ट 4 के अंदर में क्यों ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखो 3 था, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार था, पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ गए। अब आते हैं हम लोग पार्ट 4A में। अब हमारा क्या है, पार्ट 4A। पार्ट 4A कहिए इंग्लिश में या हिंदी में इसको पार्ट 4 क कहिए, दोनों बात एक ही है। तो संविधान के भाग 4 क के अंदर में आप देखोगे आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51 क कहिए या ए कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश में ही बोल लेता हूं। तो इसमें है कि भैया मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, वो मौलिक कर्तव्य होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है, मौलिक कर्तव्य है क्या?
ठीक है, लाइव पे बार बार क्लिक करोगे तो बैक ही होगा ना। लाइव आपको जो चल रहा है उसको आप देखो, ठीक है, वो 6-7 सेकंड बैक रहता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो बैक से चलेगा, फिर वो उसको क्लिक नहीं करना है आपको। वीडियो अच्छी चल रही है, आप छोड़ दो उसको। अब देखो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य क्या होता है। मौलिक कर्तव्य जो है इसमें ऐसे कर्तव्यों की लिस्ट दे गई जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे संविधान निर्माता, वो ये चाहते थे कि अगर नागरिकों को हम इतने सारे अधिकार दे रहे हैं, मौलिक अधिकार दे रहे हैं, तो वो कुछ कर्तव्य भी फॉलो करें। जैसे मान लेते हैं कि एक घर का अच्छा बेटा जो होता है, वो उसको ना सिर्फ अधिकार दिया जाता है बल्कि घर के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी होता है। तो ये जो अधिकार है और कर्तव्य है, ये इंसान को बैलेंस करता है। अगर आपको सिर्फ कर्तव्य दे दें, सिर्फ ड्यूटीज दे दें कि भैया ये ड्यूटी है, सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, कमाने जाओ, कमा के आओ, है ना, साफ सफाई करो, घर का खाना बनाओ, ये वो करो, सिर्फ ड्यूटीज दे दिया और कोई अधिकार नहीं देंगे आपको, तो आप नौकर से भी बदतर लगोगे, है ना। आप अपने आपको महसूस करोगे कहीं आप कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं हो जिससे सारे काम तो लिए जाते हैं लेकिन आपको कोई अधिकार ही नहीं है ना। इबरत खातून कहां पर बिजली गरज रहा है बताएं, जिसको कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है। तो आपको वही फील होगा। अगर सिर्फ आपको हम अधिकार दे दें, आपके पर आपका कोई कर्तव्य नहीं हो, तो फिर वही नालायक बेटे की तरह आप घर पे आओगे और आराम से खाए पिए, चिकन मटन जो खाना है खाए, अपना ड्रेस चढ़ाए, पैसे की गड्डी लिए और फिर चल गए और जहां मन हुआ वहां खर्च किए, है ना। कोई कर्तव्य नहीं है आपका। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि जहां हम नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं, वहीं हम नागरिकों से एक अच्छा, एक डिसेंट बिहेव भी हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो एक डिसेंट बिहेव हो, कुछ चीजें हैं जो वो फॉलो करे। उनकी एक लिस्ट बना करके कर्तव्य का नाम दे दिया गया कि भैया ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य है। जैसे मौलिक अधिकार में है कि वो अधिकार जो हमारे लिए निहायत जरूरी हैं, वहीं पर कर्तव्य में हुआ कि वो कर्तव्य जो एक इंसान पर लागू होना चाहिए और सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, वो कर्तव्य कि उसको वो फॉलो करे, देश के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे लिस्टों को मौलिक कर्तव्य का नाम दिया गया। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमारे संविधान में किस भाग में है? ज्यादातर तो यही सवाल पूछा जाएगा आपसे कि संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे संविधान के अंदर में मौलिक कर्तव्य शुरू से नहीं जुड़े हुए थे, हालांकि संविधान की भावना में शामिल है, लेकिन अलग से एक चैप्टर बना करके संविधान में नहीं लिखा हुआ था। तो इसको सन 1976 ईस्वी में जब इमरजेंसी देश में लगी हुई थी, 1975 में इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर में, और 1976 में, है ना, 42वां संविधान संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन अपने आप में इतना बड़ा संविधान संशोधन था, इसमें बहुत तरह के 1976 का जो संशोधन हुआ, इसमें बहुत सारी चेंजेस किए गए इस संविधान के अंदर में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लिया गया, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा और भी चीजें की गई, जैसे हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़ा गया। बता सकते हैं कौन कौन सा वो 3 शब्द था जिसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बता दूं, बता सकते हैं आप लोग? जोड़ा गया कौन कौन सा वो 3 शब्द था जिसको जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, वो 3 शब्द था हमारा कौन सा, बताइए। 3 शब्द था। एक था सोशलिस्ट समाजवादी, सोशलिस्ट, है ना। दूसरा था, है ना, इंटीग्रिटी अखंडता, जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी अखंडता, और तीसरा शब्द था सेकुलर। ये 3 शब्द को हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारे संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 करके 3 शब्द को जोड़ा गया। पहला शब्द था सामाजिक, दूसरा अखंडता, तीसरा धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में अलग से एक चैप्टर बना हुआ नहीं था। संविधान की रूह में, आत्मा में समाया हुआ था, लेकिन अलग से मेंशन नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, याद रहेगा। चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। रिवाइज क्या करना है, देखिएगा, कहते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 के अंदर में है, अनुच्छेद संख्या 12 से 35 के बीच में है। वहीं पर बात करें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A के अंदर में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान के, है ना, ये आपका भाग 4A यानी पार्ट 4A और आर्टिकल नंबर 51A के अंदर में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शुरू से नहीं जुड़ा हुआ था। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं मौलिक कर्तव्य पर। सिर्फ मौलिक कर्तव्य संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर में शामिल है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में बहुत पहले से नहीं जुड़ा हुआ था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंदर में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, कई बार यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, किस समिति ने कहा कि हमारे संविधान में यह मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो सरकार को पहली बात की ये लगा, फिर सरकार ने एक समिति गठित की और कि मौलिक कर्तव्य को कैसे ऐड करना है, कितना ऐड करना है। तो इसको देखते हुए, है ना, सोरेन सिंह समिति, सोरेन सिंह की अध्यक्षता में सोरेन सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्य का नाम जो है किस समिति से जुड़ा हुआ है, सोरेन सिंह समिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य ये लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। हालांकि अभी जो रूस है ना, पहले रूस नाम नहीं था, इसका नाम था सोवियत संघ रूस। 13 देशों का एक एग्रीमेंट होकर के एक बड़ा देश का निर्माण हुआ था, है ना, एक यूनियन देश का निर्माण हुआ था। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 देश मिलकर के, 50 छोटे छोटे देश मिलकर के एक बड़ा देश बनाए, अमेरिका का निर्माण किया। उसी तरह से 13 देश जो है मिलकर के यूएसएसआर का निर्माण किए थे, यूएसएसआर का निर्माण किए थे। इसी को सोवियत संघ रूस कहा जाता है, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ। तो उस समय जब हम संविधान में हमने ऐड किया था 1976 में, तब ये सोवियत संघ कहलाता था। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। हमने प्रेरणा वहां से लिया है, जिस तरह से सोवियत संघ के संविधान में था, हमने यहां पर भी उसी तरह से डाला है। ठीक है, तो दो बात इस स्लाइड के अंदर में याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य सोरेन सिंह समिति जो है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य सोरेन सिंह समिति की अनुशंसा पर आया। दूसरा कि मौलिक कर्तव्य को हमने किस देश के संविधान से उठाया है, तो मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट हमने लिया है सोवियत संघ रूस के संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए मौलिक कर्तव्य की सूची। संविधान के अंदर में जो मौलिक कर्तव्य डाला गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उसमें कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य। पहले 10 थे, बाद में एक और को जोड़ दिया गया। पहले कितने थे? 10 थे, बाद में एक और को जोड़ा गया। तो यहां पर देखिए, मूलतः अगर देखेंगे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वां संविधान संशोधन, फिर से एक संशोधन हो गया 2002 में। 2002 में संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो जब सोरेन सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 हो रहा था, उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। बाद में क्या हुआ? 2002 में एक और संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, और इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, और वो मौलिक कर्तव्य है 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य। क्या था 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य? 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य कहा कि यदि माता पिता का संरक्षक है, यदि माता पिता या संरक्षक है, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाली के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। किसी बच्चे के बारे में कहा कि बच्चे का अगर माता पिता है, अगर माता पिता नहीं है भी तो उसका देखभाल करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो हर नागरिकों को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है 6 से 14 साल तक की आयु वाले बच्चे को, है ना, क्या करें? यथास्थिति बालक या प्रतिपाली के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, उसी स्थिति में उसके लिए एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें। अगर आप संरक्षक हैं किसी बच्चे का या आपका बच्चा है, तो हर मां को, मां बाप के लिए एक ड्यूटी डिसाइड किया गया। इट इज द ड्यूटी ऑफ
एवरी पेरेंट्स, इच एंड एवरी पेरेंट्स, ये ड्यूटी होगा सभी पेरेंट्स के लिए कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ये ड्यूटी में शामिल कर दिया गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब आते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, उसमें जो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसके अंदर में आर्टिकल 51 एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A को शामिल किया गया और इसके अंदर में सारे लिस्ट दिए गए, 10 के 10 मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट दी गई। तो आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ए नहीं मतलब पहला वाला कर्तव्य है, संविधान का पालन करेगा और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, जो आदर्श थे हमारे उस समय के, है ना, उसको हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा क्या है ना, कि भारत हमारा टूटे नहीं, अखंड भारत रहे, अखंडता की रक्षा करना जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे। जब भी देश आपको पुकारे तो आपको तैयार रहना है। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व यानी समान भाईचारा की भावना का निर्माण करे और जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो स्त्रियों के विरुद्ध जितनी सारी चीजें होती है उसका क्या करना है, उसको आपको छोड़ना है। चलिए अब आते हैं छठे नंबर पर, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अगला है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए क्या रहे, दया भाव रहे। नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना जो है ये हमारा होगा। अगला आते हैं 10वां नंबर, आखिरी वाला 10वां नंबर, कहते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छुए। देखो ये सब आपको नहीं पूछेगा, ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य में क्या चीज शामिल है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस ये पूछा जाएगा आपसे कि मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे सोरेनसी समिति की अनुशंसा पर किया गया है। कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। कब जोड़ा गया है, तो कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर में। बस इतनी सी बात आपसे पूछेगा, ये 1 बाय 1 करके सबके अंदर में क्या बात है वो नहीं पूछेगा। हाँ एक बात याद रख सकते हैं कि पहले शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आइए अब टेस्ट लगा लेते हैं। टेस्ट पे 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए टेस्ट पर क्या है, 25 क्वेश्चन है। पर आ जाते हैं, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग यहां पर दे देंगे, ठीक है।
मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर सभी लोग दे देंगे, बड़ी आसानी से दे देंगे। याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में अलग से ये मेंशन नहीं था, तो इसको 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 1976 के कानून के द्वारा संविधान में संशोधन करके 1976 के द्वारा जो इसको जोड़ा गया। अच्छा, संविधान में संशोधन करने का पावर जो संसद को है ना, संसद को संविधान में संविधान संशोधन जो है, संविधान में संशोधन कर सकता है संसद। ये पावर संविधान को कैसे मिला हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368 368 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 42वां संविधान संशोधन 1976। तो जितने भी लोगों का आंसर 42वां आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? अभी मैंने बताया आपको कि मौलिक कर्तव्य जो है ना, कर्तव्य जब भी आएगा आंख बंद करके कहिएगा बिना ऑप्शन देखे हुए कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के पार्ट 4A के अंदर में जोड़ा गया। पार्ट 4 क या पार्ट 4A के अंदर में अनुच्छेद कितना में जोड़ा गया है आप बता सकते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51A के अंदर में जोड़ा गया। आर्टिकल 51A 51A के अंदर में, अनुच्छेद 51A के अंदर में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A के अंदर में इसको जोड़ा गया है। पार्ट 4A अनुच्छेद 51A के अंदर में इसको जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। पार्ट 4 के अंदर में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। पार्ट 4A की बात करें तो इसके अंदर में आपको मौलिक कर्तव्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 4 क या पार्ट 4A के अंदर में मौलिक कर्तव्य है। आंसर हो जाएगा 2 का C नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी? अभी के समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? देखो, शुरुआत में जब 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तो 10 थे। फिर 2002 में जब जोड़ा गया, 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जब जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो 11वां नंबर का एक और ऐड कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान के अंदर में, है ना। तो 1946 में जो जोड़ा गया था तो ये 42वां संविधान संशोधन था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस तरह से 10 + 1 11 हो गया। अभी पूछेगा वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो हम लोग आंख बंद करके कहेंगे कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश की संविधान से ली गई? तो हम लोगों ने अपने यहां पर जो मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा ली है दोस्तों, वो हमने लिया है सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से लिया है। हमने अमेरिका से भी कुछ लिया है। हमने अमेरिका से जो बहुत अच्छी चीज ली है वो लिया है हमने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इसके अलावा हमने सेपरेशन ऑफ पावर लिया है, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, सेपरेशन ऑफ पावर कि भैया पावर का सेपरेशन जो है किस तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में पावर का जो बंटवारा हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका के अंदर में हुआ और वहां के सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर दी गई है। ठीक है, वहां के मौलिक अधिकार को बहुत पावर दी गई, जनता को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जनता के अधिकार को सरकार दबाया नहीं करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अधिकार वहां पर अमेरिका में दिया गया जनता को, पब्लिक को। तो मौलिक, इसलिए वहां का जो मौलिक अधिकार था वो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट मौलिक अधिकार में से एक था। तो हम लोगों ने जब संविधान बना रहे थे, हमारे संविधान निर्माता, तो हम दूसरे देशों से जो अच्छी बातें अपने संविधान में शामिल कर रहे थे, तो सभी लोगों का एक मत हुआ कि अमेरिका के मौलिक अधिकार को उठाया जाए और वहां से हम क्या क्या ले सकते हैं अपने देश की और परिस्थिति के हिसाब से। तो हमने ऐसे मौलिक अधिकारों को इसके अंदर में शामिल किया। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया, संसदीय शासन लिया। जो संसद का शासन है वो हमने ब्रिटेन से लिया, संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली या संसदात्मक शासन प्रणाली जो आप कहिए, ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। हमने संघवाद लिया, संघवाद पूछेगा कहां से लिया, तो हमने संघवाद लिया। कहां से लिया? कनाडा से हमने संघवाद लिया। हमने कहां से लिया? कनाडा से हमने संघवाद लिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कनाडा। अगले प्रश्न पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मौलिक कर्तव्यों को
संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? मौलिक कर्तव्य को संविधान में, कि भैया मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया जाए, ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायत से रिलेटेड है। जो पंचायतों को 1992 में है ना जो अमेंडमेंट किया गया, कि अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वो जो काम किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। पूछेगा स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मौलिक कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य से। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंदर में किया गया, 51A के अंदर में किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का डी नंबर 51A। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिएगा, संविधान का पालन करना बिल्कुल है, मतदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी मौलिक कर्तव्य है, ये भी मौलिक कर्तव्य, ये भी मौलिक कर्तव्य। मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। ये आपका मौलिक अधिकार भी नहीं है। संविधान करना मौलिक अधिकार नहीं है, वोट करना मौलिक अधिकार नहीं है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वोटिंग इज अ पॉलिटिकल राइट। ये आपका राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, राजनैतिक अधिकार कहिए, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम में जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो आपका अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है। वोटिंग करना इज अ पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक अधिकार है। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बी नंबर, मतदान करने का जो अधिकार है, मतदान करना आपका एक राजनीतिक अधिकार है। तो करेक्ट आंसर होगा 7 का बी। बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट कहता है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। देखो साहब खुद ही कह रहा है ये कि 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। इसके द्वारा 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ दिया गया। कहते हैं कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध क्या मतदान से था, सेवा से था, या कर भुगतान से था? आंसर है नहीं, ये शिक्षा से था। कहा गया था कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है ना, जो बच्चा है उसको उसी स्थिति में उसके माँ बाप या फिर उसके जो संरक्षक हैं, जो भी उनको अपने अंडर में रखे हैं, वो उनको 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए। ये जो हर माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, 6 से 14 साल के बच्चे को। अगर माता पिता नहीं है वो, अगर वो उसका संरक्षक है, उन्होंने बच्चे को उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी उस बच्चे की उसके ऊपर है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाए लिखाए। क्लियर है? ये 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य था। ये शिक्षा से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, पढ़ाने लिखाने से रिलेटेड था। 11वां नंबर का और सबसे आखिरी मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न पे आते हैं, मौलिक कर्तव्य किसके लिए लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य किसके लिए लागू होते हैं? केवल सरकारी कर्मचारी के लिए लागू होते हैं। आमतौर पर जितना केवल वाला होगा वो 99% केस में गलत होता है। तो यहां पर भी केवल बच्चों के लिए है, ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्य ना तो सिर्फ सरकारी के लिए है, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए है, ना ही केवल बच्चों के लिए है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए है ना। ऐसा नहीं कि जो सांसद है उन्हीं के लिए है। तो मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के लिए यह अधिकार है, प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य है। कहते हैं कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगण का आदर करने से संबंधित है? याद होगा, चलिए एक बार लिस्ट में देख लेते हैं, लिस्ट में देख लेते हैं, याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करके आते हैं, है ना। तो मैंने कहा था कि आपसे ये नहीं पूछेगा, तो देखो ऐसा करके पूछ सकता है आपसे, ऐसा करके पूछ सकता है आपको। 51 को और 1 नंबर दे दिया है, तो पहला नंबर है कि दूसरा नंबर है, ऐसा करके पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा करके भी पूछ सकता है भाई, ऐसा करके भी पूछ सकता है। आइए एक बार देखिए, 51A का 1 नंबर कहता है कि संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो ये 51 ये पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन कीजिए, जो आदर्श हैं उसका पालन कीजिए, जितने भी संस्था हैं उसके नियम को फॉलो कीजिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को मानिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को मानिए। तो ये वाला जो प्रश्न हमसे पूछा गया कि ये बताइए
कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कितने नंबर पे है, तो 51A का 1 नंबर में ही था, पहले नंबर पे था। आंसर होगा 10 का A नंबर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा दंड जो है वो प्रावधान है। अगर मौलिक कर्तव्य आप नहीं मानेंगे तो आपको कौन सी सजा दी जाएगी। तो कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य, न्यायालय के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा दंड प्रावधान है। न्यायालय दंड, दंड संहिता के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार सीधे लागू नहीं होता है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य सीधे लागू नहीं होता है, सीधे लागू नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मौलिक कर्तव्य जो है ये क्या होता है, सीधे लागू नहीं होता, सीधे लागू नहीं होता है, ठीक है, सीधे लागू नहीं होता है। मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा दंड प्रावधान है, तो ये सीधे लागू नहीं होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार सीधे लागू होता है, अगर आपका मौलिक अधिकार छिन जाए तो आप कोर्ट जाकर के लागू करवा सकते हो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति किस प्रकार की है। मौलिक कर्तव्यों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार है। मौलिक कर्तव्य जो है वो कैसा है, बाध्यकारी है कि आप पे ये बाइंडिंग है कि आपको मानना ही होगा, क्या ये बाध्यकारी है, मानना ही होगा। दूसरा, क्या वैकल्पिक है, मन हो तो मानो, नहीं मन हो तो नहीं मानो, कुछ और कर लो आप। तो ना तो ये बाध्यकारी है, जबरदस्ती है, ना ही आपके मन मूड पे है कि मूड हुआ तो मानेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या ये अनिवार्य है या फिर एक नैतिक है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य एक नैतिक है। मौलिक कर्तव्य क्या, चलिए तो ये आपका नैतिक होता है, तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, नैतिक। अगला प्रश्न पे देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था। संविधान में क्यों जोड़ा गया इसको। नागरिकों को अनुशासन में लाना था, सरकार को सशक्त बनाना था, नहीं भाई, सरकार को सशक्त बनाने के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं लाया गया था। प्रशासन को सरल बनाना था, नहीं। नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करनी थी, या नागरिकों को अनुशासन में लाना था। तो 13 का आंसर यहां पर हो जाएगा कि नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए जो है इसको लाया गया था, राष्ट्रभक्ति की भावना को उत्पन्न करने के लिए। 13 का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है। न्याय को प्राप्त करना संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, एक लीगल राइट है। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये लीगल अधिकार है, ये अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक लीगल है, खुद यहां लिखा हुआ अधिकार है, तो यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। अहिंसा का पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। तो याद रखिएगा, नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना जो है ये आपका क्या है, एक मौलिक कर्तव्य की लिस्ट में जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें से एक ये भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल का विकास करना। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है। कौन से नंबर के मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक सुरक्षा की बात कही गई है। तो याद रखिएगा 51 को 9 नंबर में, 9वें नंबर के इसमें कहा गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की सूची में प्रकृति के प्रति दया भाव किस अनुच्छेद में है। यानी कितने नंबर के मौलिक कर्तव्य में प्रकृति के प्रति दया भाव रखना, ये बात लिखा हुआ है 16 नंबर में। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि 7वें नंबर में यह था कि प्रकृति के प्रति दया भाव रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नागरिकों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास किस अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में कहा गया। कौन से नंबर के मौलिक कर्तव्य में यह बात लिखी हुई कि समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। तो याद रखिएगा 5वें नंबर में ये लिखा हुआ है, तो ये आपको लिस्टिंग याद करना होगा हमको लगता है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कि देश की रक्षा कीजिए और राष्ट्र की सेवा कीजिए, ये हमारा 4थे नंबर पर है, तो 51 को 4 के अंदर में आएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागरिकों के, भारत के नागरिकों का कौन सा कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित है। जो कहा जाता है ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए पब्लिक को, तो ये 8वें नंबर पर कहा गया है, 19 का बी नंबर। अगला प्रश्न, न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्यों को किस निर्णय में लागू करने का योग्य माना है। न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्यों को किस निर्णय में लागू करने का योग्य माना है। मेनका गांधी, केशवानंद अयोध्या या फिर अफजल गुरु। न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्यों को किस निर्णय में लागू करने के योग्य माना है, किस निर्णय में लागू करने के योग्य माना है। तो आंसर होगा मेनका गांधी वाद विवाद, मेनका गांधी वाद विवाद, 20 का ए। अगला प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो याद रखिएगा ये आपका 51A
का दूसरे नंबर का है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य है? शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य किस में है? तो आंसर होगा 51A11 के अंदर में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस देश के संविधान में शामिल किया गया था? किस देश के संविधान में शामिल किया गया था? आंसर होगा रूस के संविधान में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, नागरिकों में किस भावना के विकास की बात मौलिक कर्तव्यों से की गई है ना? क्या चीज है नागरिकों में जो विकास करना है? नागरिकों में विकास करना है समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। अगले प्रश्न पर आखिरी प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को न्यायपालिका किस रूप में देखती है? न्यायपालिका जो है इसको किस रूप में देखती है? ये एक नैतिकता है, बस क्या है? नैतिकता है। तो संवैधानिक नैतिकता है। संविधान जो नैतिकता आपको फॉलो करने के लिए कहता है वो चीज है ये। तो 25 का आंसर क्या होगा? यहां पर सी नंबर होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में कराए ना वो आपको याद रखना है बेसिक क्वेश्चन में। जैसे बेसिक क्वेश्चन में ये था, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, यही सब पूछेगा आपको कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपको ये पूछेगा कि ये जो किस भाग में हमारा मौलिक कर्तव्य है, कितने कुल मौलिक कर्तव्य है ये पूछ लेगा, कहाँ से लिया गया है ये पूछ लेगा, है ना, कौन सी समिति के द्वारा ये पूछ लेगा, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पर है ये पूछ लेगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि इनमें में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है तो मतदान करना नहीं है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है ना। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ये किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। चलो ये प्रश्न भी अच्छा है हमारा। मौलिक कर्तव्य किसके लिए लागू किया जाता है? तो प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है हमारा। फिर इस टाइप का जो प्रश्न आया ना कि 51A 1 नंबर में है या 2 नंबर में है, तो ये नहीं आपको याद करना है। इस टाइप का प्रश्न कम से कम बीएड में नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है ना, ये सब बीएड में नहीं पूछा जाएगा, ये सब प्रश्न बीएड में नहीं। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति किस प्रकार की है? नैतिक है। चलो ठीक है, ये भी सही है। फिर मान लेते हैं कि नागरिकों को में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करना, मौलिक कर्तव्य को क्यों जोड़ा गया? ताकि राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करना। चलो इसको भी हम सही मान लेते हैं। एक लिस्टिंग वाला था, लिस्टिंग वाला, ये भी सही है, हम मान लेते हैं। इस टाइप का जो था ना कितने नंबर में था, इसको आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना याद नहीं करना है आपको, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाएगा, इसको नहीं याद करना आपको। ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्यों को किस निर्णय में लागू योग्य माना? तो मेनका गांधी वाद विवाद में कहा कि मौलिक कर्तव्य को लागू करना चाहिए। ठीक है, चलो ये भी मान सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की चीजों को मत अब याद रखिए, ऐसे प्रश्नों को मत याद रखिए। मैंने करा दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को मत याद रखिए। जब ऐसे प्रश्नों को आप हटाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहां से हट जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका, और था क्या? ठीक है, चलो बाकी सब बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन याद रखना है, बहुत डेप्थ में जाकर के नहीं याद रखना है। और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिएगा कि इल्म बैच 3 नया बैच अभी आ चुका है। ये मार्च में ही लॉन्च हुआ है नया बैच, बिल्कुल अभी 1 महीना हुआ है बैच को, महीने भर भी नहीं हुए हैं यार, अभी तो भाई बिल्कुल नया बैच है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो इल्म बैच 3 है ये एकदम नया बैच है और इसकी फ़ी 499 है। इसमें 100 रुपये का डिस्काउंट सिर्फ कल तक के लिए, 10 अप्रैल तक। तो कल अगर ले लेते हैं कल तक तो 399 में आएगा, उसके बाद 499 में ये बैच आएगा। इसमें सारे ही फीचर्स शामिल हैं, ये सारे फीचर्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप है ना, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। फिर आप पेड कोर्स में आइए, है ना। बिहार बीएड का अगर आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन में। अगर आपको पेड कोर्स लेना इल्म बैच 3 तो पेड कोर्स में आइए, यहाँ पर आपको इल्म बैच 3 मिलेगा। ये बिहार बीएड की सबसे लेटेस्ट बैच है जो 2 मार्च 2025 को लॉन्च हुई है और पहली क्लास 3 मार्च से शुरू हुई है इसके अंदर में। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कूपन में यहाँ पर इंडिया लिखिए और यहाँ पर फिर आप क्या कीजिए, इंडिया INDIA इंडिया लिखिए, फिर पे ऑनलाइन कीजिए। पे ऑनलाइन पर क्लिक करके फोन पे गूगल पे के माध्यम से आप इसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक बार पे ऑनलाइन कर देंगे, इंडिया कूपन कोड लगा देंगे, डिस्काउंट यही मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार अगर आप जुड़ जाते हैं ना तो ये नीचे माई कोर्स का एक फीचर है होम के बगल में, यहीं पर आपका कोर्स एक्टिवेट होके आ जाता है। उसके अंदर में जैसे क्लिक विलिक करेंगे तो अंदर में आएंगे, लाइव का, टेस्ट का, रिकॉर्डेड का ऑप्शन फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर द SP नोट्स मिलता है। ठीक है, तो जो भी आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं, पहले तो ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि बिहार बीएड का फॉर्म आ गया है, उस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो वो पूरा फॉर्म से रिलेटेड वो चीजें हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में दीजिएगा कि आपको ये भी देखना है कि जो फॉर्म आ गया है उसको भरने के साथ तैयारी को किस तरह से करना है, क्योंकि समय कम है, 24 मई को ही एग्जाम है। ठीक है, अभी 10 तारीख होने को आ गए हैं, है ना, 9 तारीख है आज, समथिंग शायद
8 तारीख है, तो 2 दिनों के बाद मान लेते हैं 10 तारीख है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद 24 अप्रैल आएगा, 24 अप्रैल से 24 मई, तो ये 10 दिन अगर बीत गए तो उधर ले दे करके 30 दिन का समय बचेगा। अगर टाइम पे एग्जाम हुआ तो मुश्किल से आप लोगों के पास 40 से 45 दिन का समय बचा है। तो चूंकि फॉर्म अभी आया है तो यही एक स्टैंडर्ड टाइम है कि अभी से शुरू कर दिया जाए, इसके बाद कोई लेट नहीं होगा। बच्चा कहेगा कि सर हम लेट तो नहीं हो गए, नहीं हुए लेट, अच्छा खासा समय है। 45 दिन में बिहार बीएड की पूरी तैयारी मैं आपको करा दूंगा, जो नया बच्चा होगा उसको भी करा दूंगा, बशर्ते उसको 4 घंटे घर में जो लाइव क्लास अभी चल रहा है उसके अलावा 2 घंटा अलग से भी पढ़ना होगा, 1 घंटा अलग से भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो पीछे का जो छूटा हुआ उसको भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है, बहुत आसान है। जो सिलेबस है उसको बहुत छोटा करके पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना कम उस पर हम ये कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में पढ़ना। और एसपी नोट्स हमारा वो तो हम लोग बनाते हैं इसीलिए शॉर्ट में, जैसे ये सब क्वेश्चन था ना आपका, मैंने कहा ना इसको नहीं रटना, एसपी नोट्स में देखना ये सब क्वेश्चन मैं डलवाऊंगा ही नहीं, मैं ये सब क्वेश्चन कट करवा दूंगा एसपी नोट्स में, इस तरह के प्रश्न नहीं रहेंगे आपको। तो वही चीजें जो आपको पढ़नी चाहिए वही चीजें हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है। अब रहा कि जिनके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो ये नंबर आप अपने दोस्त को दे दीजिएगा, मित्र को, उनको कहिएगा व्हाट्सएप पर स्कैनर मांग लेने के लिए। स्कैनर मिलते ही 399 का पेमेंट करेंगे और फिर बैच एक्टिवेट हो जाएगा। ऑफर सिर्फ कल तक के लिए, यानी 10 तारीख तक के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा था आपका क्लास, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी डीएलएड की बैच में भी 299 हो गया है, डीएलएड का नोट्स 99 रुपए में मिल रहा है, मात्र 99 रुपए में। अगर आपके रिलेटिव में कोई डीएलएड वाला बच्चा है तो 99 रुपए में उनको पूरा नोट्स दिला सकते हैं, 99 रुपए में टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं, 15 टेस्ट इसके अंदर में शामिल है। अगर आपकी हाइट वगैरह अच्छी है और बाद में मन है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का भी आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो वीडियो हमारा देख लीजिए, एलिजिबल होने का क्या है, वीडियो यूट्यूब पर है। अगर उसके लिए एलिजिबल हो तो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की जो बैच है 199 की है, मात्र 99 रुपए में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की बैच मिल रही है, जिसमें पूरा पेड कोर्स यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम आपको ऐप पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये रहा बिहार बीएड का ऐप का क्लास टाइम टेबल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीएलई को डेली हम लोग जो है, डेली नहीं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन सप्ताह में टीएलई चलता है बिहार बीएड का, और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कितने बजे से, 5 बजे शाम में, 5 PM में रोज क्लास हो रही है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जाते जाते यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।